नमस्कार विद्यार्थियों। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप हमारे वीडियो पर आएंगे और हमने जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनको सुनेंगे तो आपको परीक्षा में निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और हमने बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए हुए हैं, गोदान पर, हिंदी कहानियों पर, उपन्यास पर, वैचारिक दृष्टिकोण पर, आधुनिक काल हिंदी कहानी की विकास की परंपरा पर, निबंधों पर। तो एक बार आप बस वीडियो और हमारे चैनल पर सरसरी निगाह से देखिए और ज़रूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम बातचीत कर रहे थे हिंदी के दिग्गज सीनियर मोस्ट महत्वपूर्ण लेखक प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के ऊपर। गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था और 1936 में ही प्रेमचंद का भी इंतकाल हो गया था। बात कर रहे थे कि मिल में, खन्ना की मिल में जब हड़ताल होती है और बाद में किस प्रकार से मिल में कोई आग लगा देता है तो खन्ना किस स्थिति में पहुंच जाते हैं। खन्ना शहर के जाने माने कह सकते हैं कि उद्योगपति हैं, बैंकर है और एक शानदार जिंदगी जीने वाला इंसान है, लेकिन दयालु भी है, करुणावान भी है और कहते हैं कि ग्राउंड टू अर्थ अर्थ आदमी है। मेहता उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। बाकी लोग उनसे मित्रता रखते हैं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं। वो होता है ना कि मतलब आदमी बहुत बड़ा है तो किस प्रकार से उससे अपना काम निकाला जाए, लेकिन खन्ना उन सारी चीजों से परे है। और जब इस प्रकार की सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मेहता के पास ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेहता विथ रिस्पेक्ट सारी प्रॉब्लम सुन सकते हैं और उसे सांत्वना दे सकते हैं और उससे किसी प्रकार का नीचापन नहीं दिखाएंगे। यानी मित्रता की वैल्यू करते हुए समस्याओं का समाधान करेंगे। अक्सर क्या होता है कि मित्रों में, अगर आपका कोई मित्र है और आपकी उसके साथ अच्छी दोस्ती है लेकिन आपकी स्थिति बहुत खराब हो गई है किसी कारणवश, तो किस प्रकार से आपको बाहर निकाल के फेंक देगा। या फिर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है तो आपको फिर बार बार नीचा दिखाने का काम करेगा, इंसल्ट करने का काम करेगा। आपको कहते हैं कि मतलब उस सीमा से बाहर कर देगा कि उस जोन से बाहर हो चुका है, अरे इसकी कोई औकात नहीं है। और इस दुनिया में हर वो आदमी आपको अपनी औकात दिखाएगा जिसकी कुछ औकात होगी, या फिर नहीं होगी तो नकली औकात के माध्यम से आपको एहसास करवाएगा कि तू नीचा है, तेरे को कुछ नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना है, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है और अपने बनाए हुए रास्तों पर चलना है। सफल होना असफल होना वो बाद की बात है, पहले कोशिश करना और अपनी एक एक जिंदगी ऐसी बनाना जिसमें आपकी अपनी जिम्मेदारियां हो, आपकी अपनी सोच हो, आपकी अपनी दुनिया हो, आपकी सफलताएं हो, आपकी अपनी असफलताएं हो, दुख पीड़ा संघर्ष सब कुछ आपका अपना हो। और उन सारी चीजों को सहजता के साथ स्वीकार करने का साहस भी हमारा ही हो। जैसे हम सफल होने के बाद दूसरों का मुंह नहीं ताकते हैं, वैसे ही असफल होने पर भी हमें दूसरों का मुंह नहीं ताकना है, बल्कि हमें उस चीज को स्वीकार करना है और उसको सुधार कर फिर आगे बढ़ना है। उसको स्टेप के रूप में मानना है। वो हमें कितना कुछ सिखा सकता है, वो हमारी सोच को कितना बदल सकता है, हमारे काम करने के तरीके को कितना बदल सकता है। वो सारे लेसन हमें देकर जाता है और उन सारे लेसन को सीखने के बाद हमें उस काम को करना है। तो खन्ना की जब सारी बात सुनते हैं मेहता तो उस पर गुस्सा आ जाता है। मेहता उनको डांटने लगते हैं, तो मित्रवत भाव से डांटते हैं वो। क्या यह जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजदूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजदूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाती है कि उसमें भी चौथाई कम कर दी जाए तो मजदूरों को कष्ट न होगा? ये सारी बात मतलब मेहता जी फिर समझा रहे हैं उसको और किस प्रकार से सारा एक समाधान निकालते हैं। फिर मेहता क्या बोलते हैं, खन्ना क्या बोलते हैं,
लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं है। कितनों ही ने अपना सर्वस्व इसी मील को भेंट कर दिया है और इसके नफे के सिवा उनके जीवन का कोई आधार नहीं है। मेहता ने इस भाव से जवाब दिया जैसे इस दलील का उनकी नजरों में कोई मूल्य नहीं है। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह इतना दरिद्र नहीं होता कि इसके नफे ही को जीवन का आधार समझे। हो सकता है कि नफा कम मिलने पर उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वह नंगा या भूखा न रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। मैंने कहा ना कि मेहता बहुत जमीनी स्तर के आदमी है, इसलिए वो पूंजीवादी सभ्यता का विरोध करते हैं हमेशा। और उस आम आदमी की पीड़ा और दर्द के सामने उस पैसे वाले आदमी का दर्द हमेशा कम रहेगा, क्योंकि हो सकता है मैंने कहा ना कि उसके पास 5 गाड़ियां हो सकता है उसके पास 3 गाड़ियां हो जाए 2 हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल जमीन पर तो नहीं आ जाएगा ना। गरीब तो सुबह कमाता है और शाम को खाता है और अगले दिन सुबह उठ करके फिर उसको फिर कमाने के लिए जाना है। उसकी वही जिंदगी है, तो उसको उस स्थिति से बाहर निकालने का हमें प्रयास करना है जो काम चाइना ने किया है। तो हमारे यहाँ पर भी इस प्रकार की सिस्टम या इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ जुमले फेंक करके बड़ी बड़ी बातें बोल करके लोगों को बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। और ओंकार नाथ ने भी उनको यही बात कही थी और मिर्जा खुर्शीद ने भी उनसे उनको डॉक्टर खन्ना को यही सलाह दी थी। यहाँ तक कि गोविंदी ने भी मजदूरों का पक्ष लिया था, पर खन्ना ने उन लोगों की परवाह न की। लेकिन मेहता के मुंह से वही बात सुनकर वह प्रभावित हो गए। ओंकारनाथ को वह स्वार्थी समझते थे, मिर्जा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदी को अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र अध्ययन और सद्भाव की शक्ति थी। अब देखिए कि पहले जो लोग खन्ना को ये समझा रहे थे उनकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन यही बात जब मेहता उनको समझाते हैं तो उनकी बात मान लेते, उनकी बात को सच मान रहे हैं। कितनी अच्छी बात मेहता साहब मुझे बता रहे हैं। तो क्या होता है कि एक भरोसा और विश्वास का भी बहुत फर्क पड़ता है। जिस पर हम यकीन करते हैं भरोसा करते हैं ना उसकी बात भी जल्दी मतलब कोई बात बोल रहा है तो उसकी बात का प्रभाव भी हमारे ऊपर गहराई से पड़ता है। हम उसको हल्के में नहीं लेते हैं, ये बात भी है। और मेहता उनसे पूछते हैं कि आपने पत्नी से पूछा अपनी? तो वो कहता है कि पूछा तो उनकी क्या राय थी? तो बोला वही राय थी जो आप मुझे अभी बता रहे हैं। मुझे यही आशा थी और आप उस विदुषी को अयोग्य समझते हैं। मतलब गोविंदी जो उनकी पत्नी है उसके बारे में ही मेहता कह रहे हैं कि वो विदुषी है, विद्वान है और बहुत सिंपल जिंदगी जीने वाली महिला है और आप उसकी बात क्यों नहीं मानते। और उसी समय मालती भी आ जाती है और वो कहती है कि मैं गोविंदी देवी से बोल करके आपका अपराध क्षमा करवा दूंगी। और वो उसको अ, मालती खन्ना को खाने पर भी बुलाती है कि आप आइए मैं खाना बना रही हूँ, आपको मेरे घर आना है खाना खाने के लिए। तो खुश हो जाता है वो। बस यही कुछ चल रहा था और तभी कुछ खबर मिलती है फिर। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता वह उससे मेहता की तारीफों के फूल बांध देती, जैसे कोई नव दीक्षित अपने विश्वासों का ढिंढोरा पीटता फिरे। सुरुचि का ध्यान भी उसे न रहता और बेचारे मेहता दिल में कट कर रह जाते थे। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ बच जाते थे। मुंह से जरा सा निकल आता था जैसे कोई फब्ती छा गई हो। और मालती उन औरतों में न थी जो भीतर रह सके, वह बाहर ही रह सकती थी। पहले भी और अब भी, व्यवहार में भी और विचार में भी। मन में कुछ रखना वह न जानती थी। जैसे एक अच्छी साड़ी पहनकर वह उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कुछ सुंदर भाव आए तो वह उसे प्रकट किए बिना चैन न पाती थी। मतलब वो बड़ी प्रशंसा करती थी मेहता साहब की और हमेशा सबके बीच मेहता जी की अच्छी बात बोल देती थी।
लेकिन मेहता, मैंने कहा नहीं, बहुत ही मतलब संकोची किस्म के और सिंपल आदमी है, इसलिए उन्हें अपनी प्रशंसा बार बार पसंद नहीं आती थी। और ये सब कुछ चलता है, और इस स्थिति में क्या होता है कि ये सब लोग अपना बातचीत कर रहे हैं, तभी देखते हैं दूर से चिमनी में बहुत धुआं निकल रहा होता है। और देखते देखते खन्ना साहब की शक्कर मिल में आग लग जाती है और खन्ना का दिमाग घूम जाता पूरा। अरे ये क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने एक मील के बाद दूसरी मील को स्टार्ट की थी कि हम थोड़ा कारोबार बढ़ाते हैं, काम बढ़ाते हैं। लेकिन मिल्खानी की हड़ताल हुई थी, और हड़ताल के बाद कुछ सिर फिरे लोगों ने घुस कर के अंदर आग लगा दी होगी। कुछ ऐसा ही होता है। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी थी ही तीनों आदमी घबराए हुए आकर बैठे और मिल की ओर तरफ भागे। रास्ते पर पहुंचते ही देखा सारा शहर मिल की ओर उमड़ चला आ रहा है। आग में आदमियों को खींचने का जादू है। कार आगे न बढ़ सकी। मेहता ने पूछा, आग का बीमा तो कराया था ना? खन्ना ने लंबी सांस लेकर कहा, कहाँ भाई, अभी तो लिखा पढ़ी हो रही थी, क्या जानता था यह आफत आने वाली है। बस। वो कहते हैं कि अभी तो लिखा पढ़ी ही चल रही थी हमारी तो, और पूरी किस प्रकार से वो मिल खत्म हो जाती है और सब लोग जाते हैं। फिर खन्ना बेहोश भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। और जैसे जैसे करके मेहता और मालती उनको साथ रहते हैं, घर पहुंचाते हैं, बातें करते हैं, वहां पर उनका हौसला बढ़ाते हैं। पत्नी भी आती, गोविंदी हौसला बढ़ाती है वो भी। और किस तरह से होता है ना कि जब संकट का समय होता है तो अपनों की आवश्यकता कितनी बढ़ती है हम सभी को, है ना? क्योंकि उस संकट के समय ही तो हमारे मनोबल को बढ़ाने वाले लोग, हमारे आत्मविश्वास को, हमारे मन को मजबूत करने वाले लोगों की हमें आवश्यकता महसूस होती है, उनकी हमें जरूरत होती है। मेहता ने उनका हाथ पकड़कर फिर पूछा, हम लोग यहाँ व्यर्थ खड़े हैं, मुझे भय होता है आपको चोट ज्यादा आ गई है, आइए लौट चले। खन्ना ने उनकी तरफ देखा और जैसे सनक कर बोले, जिसकी ये हरकतें उन्हें मैं खूब जानता हूँ, अगर उन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे। मुझे कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूँ तो ऐसी नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। ये लोग मुझे क्या समझते हैं? मिल ने मुझे बनाया, मैंने मिल को बनाया, और मैं फिर बना सकता हूँ। मगर जिनकी यह हरकत है उन्हें मैं खाक में मिला दूंगा। मुझे सब मालूम है, रति रति मालूम है। क्योंकि उसको पता है इस बात का, लेकिन क्या करे। मैंने कहा ना कि जब, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना, उसका बीमा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जब इतना बड़ा झटका किसी को लगता है तो उसका आखिर, उसको कहते हैं ना, दिलो दिमाग तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। तो खन्ना साहब थोड़े विचलित हो जाते, थोड़े थोड़े डिस्टर्ब भी हो जाते बेचारे। और उस दरमियान उस सारी में क्या होता है कि मेहता मालती उसको हौसला भी बढ़ाते हैं, उसका मनोबल भी बढ़ाते हैं, सारी चीजें करते हैं। और देखिए क्या कहता है, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश प्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मिल में लगा दिया था। पहले मिल में हमने 20% का नफा दिया। मैंने यही सोच करके फिर दूसरी मिल खोली थी। और कह रहा है कि मैं अभी 1 घंटे पहले 10 लाख का आदमी था और आज मैं जीरो हो गया हूँ। तो झटका तो बहुत बड़ा लगा उसको। और मैंने कहा ना कि मतलब आदमी जब बहुत बड़े लेवल पर डील करता है ना, तो उसे लोगों की बहुत गहरी पहचान हो जाती है कि कौन मेरे साथ खड़ा है वास्तव में और कौन मेरे साथ वास्तव में नहीं खड़ा है, और अगर कोई खड़ा है तो क्यों खड़ा है। और सारी पीड़ा सुनने के बाद, सारा कष्ट सुनने के बाद मेहता जोर जोर से रोने लगते हैं। मेहता ने उन्हें गले लगाया, उनका मनोबल बढ़ाया, उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। क्या बोलते हैं कि दौलत से आदमी को सम्मान मिलता है, वो उसका नहीं। दौलत का सम्मान है, आप निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए घर चले, जरा आराम कर लेंगे।
तो आपका चित्त शांत हो जाएगा। अब खन्ना क्या करते? खन्ना ने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा और करुण कंठ से बोले, मुझसे जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर देना मालती, तुम और मेहता। बस तुम्हारे सिवा संसार में मेरे कोई नहीं है। मुझे आशा है तुम मुझे अपनी नजरों से न गिराओगी। शायद 10-5 दिन यह कोठी भी छोड़नी पड़े, किस्मत ने धोखा दिया है। खन्ना बोल रहा है, क्योंकि सारा कुछ तो लूट गया है, सारा कुछ तो खत्म हो गया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, हम क्या करें? मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ खन्ना जी, आज मेरे नजरों में आपकी जो इज्जत है वह कभी न थी। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खुलते ही आठ पाते ही गोविंदी भीतर से आकर बोली, क्या आप लोग भी वहीं से आ रहे हैं? मैंने भी बहुत बुरी खबर सुनी है। कौन सी बुरी खबर सुनी है? कि मेल में आग लग गई है ना भाई। ठीक है। और मैंने कहा नहीं, गोविंदी को माया मोह ऐशो आराम धन से कोई लगाव नहीं है। वो तो बिल्कुल गांधी जी के रास्ते पर चलने वाली एकदम सात्विक महिला है। सात्विक मतलब समझते हैं ना? सादा जीवन उच्च विचार। और देखिए क्या बोलती है, उनकी निर्जीव निराश आत्म सांत्वना के लिए विकराल हो रही थी। सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए उस रोगी की भांति, मतलब ये स्थिति थी खन्ना की, जो जीवन सूत्र क्षीण हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिसमें हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, वही उस समय जैसे आंचल में आशीर्वाद और मंगल और अभय लिए उन पर वार रही थी, जैसे उन चरणों में ही के जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर रखकर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त संचार कर देगी। मन की इस दुर्बल दशा में, घोर विपत्ति में महानुभाव ने कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घायल समझते हैं और चाहते हैं कि कोई उन्हें खोद कर फेंक देता है, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट जाते हैं। बस, यानी हमेशा गोविंदी को उन्होंने गलत समझा था, लेकिन आज दुख की घड़ी में गोविंदी जैसे उनके साथ तन मन धन और हर तरह से खड़ी थी। और कहते हैं कि संकट का जब समय होता है ना, तो आपको सच्चे और उस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है जो आपको वाकई आपको समझते हैं। वो लोग नहीं जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आपके पास आते हैं और काम निकलने पे वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। गोविंदी क्या बोलती है, तुम दिल इतना छोटा क्यों करते हो? धन के लिए जो सारे पाप की जड़ है, उस धन से हमें क्या सुख था? सवेरे से आधी रात तक एक एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे, तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत न मिलती थी। क्या बड़ी इज्जत थी, हाँ थी, क्योंकि दुनिया आज तक धन की पूजा करती चली आई है। उसे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूछ हिलाएगी, कल उतनी ही भक्ति से दूसरों के द्वार पर सिजदे करेगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते, वह देखते हैं तुम क्या हो। अगर तुम्हें सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे। नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती मेहता जी? एकदम सही बात कह रही गोविंदी कि दुनिया आपकी नहीं, आपके धन की पूजा करती है, आपके धन का सम्मान करती है, आपकी औकात का सम्मान करती है, आपका नहीं। अगर आप बहुत कुछ हैं तो हर कोई आपको यस सर करेगा, हर प्रोग्राम में, हर पार्टी में बुलाएगा, आपका कहते हैं कि मतलब आपको अलग ही तरह से देखेगा। लेकिन अगर आपकी कोई औकात नहीं है, आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तो आप बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। और ये बिल्कुल दुनिया का सत्य है, ये उस समय का भी सत्य है और आज तो सबसे बड़ा सत्य यही है। घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, दोस्तों में, आप कहीं भी देख लीजिए। जो शक्तिशाली होगा
जो पावरफुल होगा उसकी लोग पूजा करेंगे, फूल लेके जाएंगे, भेंट करेंगे, तोहफे भेजेंगे, मिठाइयों के डिब्बे भेजेंगे और क्या क्या नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये एकदम सच्चाई और एकदम वास्तविकता है। तो इस बात को जान लेने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर फोकस करने की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि अपने भीतर की उस शक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। वही हमारा साथ निभा सकती है, वही हमें दुख, संकट और हर परिस्थिति से उबार सकती है। इसलिए गोविंद ये बात कहते हैं कि धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। खन्ना क्या कहते हैं, नहीं गोविंद जी, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए, केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना में ईश्वर मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम है धन। अब खन्ना क्या बोल रहा है कि जब हम उन सारी चीजों को मिलाते हैं तो धन मिलता है। धन के लिए साधना करना, वो भी सच्चाई के रास्ते पर चलकर, और ईश्वर के लिए साधना करना, जैसे दोनों ही बराबर है। गोविंद जी ने क्या बोला फिर, मैं मानती हूँ कि धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी हमने उसे जीवन और जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है उतना महत्व उसमें नहीं है। मैं तो खुश हूं कि तुम्हारे सिर से यह बोझ टला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं है। गोविंद की बात सही है, लेकिन जमाना, दुनिया पैसे से चलती, क्या करेंगे आप। अगर आपको भी संसार में चलना है तो आपके पास उतना पैसा तो होना चाहिए कि आप आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। आपको दूसरों के सामने जाकर के भीख नहीं मांगनी पड़े कि भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, या मुझे बेटी की शादी करवानी है, पैसा चाहिए, या मैं बीमार हो गया है, मुझे मदद चाहिए। तो संसार में जीने के लिए, एक आत्मसम्मान की जिंदगी के लिए उतना धन तो हमारे पास होना ही चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। ये कौन कह रहा है, गोविंदी कह रही है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव है, जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गई। अपने पति को बोल रही है कि अगर हमें धन और सब कुछ खोकर के अगर हमें अपना आत्मसम्मान और हमारी आत्मा की आवाज वापस मिल जाती है तो हमें उसको ही लेना चाहिए। सच है। गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी, मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मुख साधना प्रगल्भ हो उठी। प्रगल्भ यानी कि मतलब सफल हो जाना। वो तो पहले ही चाहती थी कि मेरा पति इस प्रकार के प्रपंच में न पड़े, अपने बच्चों के साथ रहे, परिवार के साथ रहे, लोगों के साथ रहे और साधारण जीवन जिए। मतलब इतना अधिक धन कमाने में मशगूल हो जाए कि उसे घर के लोगों से बात करने तक का समय न मिले। कौन सी बात है। और मेहता ये सारी बातें सुन करके बहुत खुश हो रहे थे और गोविंदी के उज्जवल व्यक्तित्व को, उसकी आत्मा को जैसे प्रणाम कर रहे थे बार बार कि हमें ऐसे ही लोग चाहिए। लेकिन भारत किस दिशा में जाता है, संसार कहाँ जाता है। लोग धन की ही पूजा कर रहे हैं और धन की तरफ ही जा रहे हैं। गांधी का जो त्याग का मार्ग है वो किसी ने भी नहीं अपनाया। अब देखिए आज, और राष्ट्र राज्य की पूरी अवधारणा धन, पावर, परमाणु बम, शक्ति, शोषण, लूट खसोट की तरफ ही समाज जा रहा है। और मध्यवर्ग की मानसिकता आप देख ही सकते हैं, वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहता है, अपनी जेबें भरने के लिए दिन रात लगा हुआ है। ठीक है। तो समाज किस तरफ जा रहा है और नहीं जा रहा है, उन सारी चीजों को समझते हुए इस बुरे से बुरे वक्त में भी हम अपने आप को कितना बचा सकते हैं, हम अपनी करुणा, अपनी संवेदनशीलता को कितना बचा सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो मेहता और मालती का भी यही कहना है और गोविंदी भी यही बात कहती है। और ये बात समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना कि धन भी जरूरी है, लेकिन धन के लिए हम सब कुछ अगर कुर्बान कर देंगे तो फिर हमें अपने अपने पास क्या रहेगा फिर जिंदगी जीने के लिए। उन सारी चीजों पर भी तो हमें सोचने की आवश्यकता है। ठीक है। वीडियो पूरा देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए।
मैंने कहा ना कि आप समझेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, इसलिए समझने की आवश्यकता है। और अगर हम समझ जाएंगे तो हमारी समझ अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इसलिए पेशेंस के साथ निरंतर सुनना है और वीडियो हमेशा पूरा देखिए, पूरा समझिए और धैर्य के साथ सुनिए। एक बार आप समझ जाएंगे ना, आपकी समझ बन जाएगी तो बाकी सारी चीज़ों को समझना भी आपके लिए आसान और सहज होता चला जाएगा। ठीक है, तो शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।